कोका कोला और पेप्सी मानो ये दोनों के दोनों बहुत बड़े राइवल्स हैं एक दूसरे के। लीगल केसेस से लेकर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज तक मानो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं और एक दूसरे को यहाँ पर नीचे उतारने का एक भी मौका ये लोग नहीं छोड़ा करते। Coca-Cola versus Pepsi stands out in the history of marketing as one of the great fights between two brands. The Cola War's in action. The battle between Pepsi and Coke isn't really a battle, it's an all-out war. The supermarket shelf is the front line in the Cola War. Pepsi and Coke slugging it out in the world's longest running business battle. और यहाँ पर इस बिजनेस वॉर का एक भयानक अध्याय हुआ है 1992 में, जब उस टाइम पर कोका कोला ने एक ऐसी सुसाइड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से पेप्सी को हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया था। और ये जंग चली ऐसी प्रोडक्ट को लेकर जिसका नाम दिया था पेप्सी ने क्रिस्टल पेप्सी का। There's never been a product quite like it. I love it. It's refreshing, clear taste. It's different. Gentlemen, I give you Crystal Pepsi. The big cola companies are not about to be left out in the cold mill. How about a clear cola, Ray? Crystal Pepsi really appeals to everyone at all ages, especially. और यहाँ पर यह सुसाइड स्ट्रेटजी इतनी ज्यादा भयानक थी कि पहले साल पर जहाँ पर क्रिस्टल पेप्सी ने 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमाया था, अगले ही साल पेप्सी की गलती और कोका कोला की सुसाइड स्ट्रेटजी की वजह से पेप्सी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि पेप्सी ने क्रिस्टल पेप्सी को ही बनाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। और आज के टाइम पर क्रिस्टल पेप्सी को पेप्सी के इतिहास के सबसे बड़े फेलियर में गिना जाता है। तो यहाँ पर सवाल यह आता है कि कोका कोला और पेप्सी की ये भयानक जंग आखिर शुरू कैसे हुई? कोका कोला ने अपनी सुसाइड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके पेप्सी को नीचे कैसे गिराया आखिर, और पेप्सी ने यहाँ पर जल्दबाजी में कौन सी नई गलतियां कर दी, और यहाँ पर पेप्सी और कोका कोला के इस महायुद्ध से हम क्या सीख सकते हैं? दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1992 में, जब अमेरिका के अंदर एक ऐसा मेगा ट्रेंड चल रहा था जिसे देखकर बड़े से बड़े कंपनी अपने प्रोडक्ट को बदलने लगी और इस ट्रेंड को क्लियर क्रेज कहा गया। A sugar-free soft drink with a mysterious new flavor and completely clear. Unveiling in test markets, the newest weapon in the Cola Wars, Crystal Pepsi. This is iMac. The whole thing is translucent. You can see into it. It's so cool. और जिस तरीके से आज के टाइम पे इंडियन कस्टमर्स हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं, ठीक उसी तरीके से 1990 में अमेरिका के अंदर एक ऐसा क्रेज शुरू होता है जहां पर जनता वही प्रोडक्ट को खरीदने लगी जो ट्रांसपेरेंट हुआ करती थी। और जिस तरीके से आज के टाइम में हम भारत के अंदर अपने प्रोडक्ट के लेबल को देखकर कॉन्शियस हो जाते हैं, यानी कि उसको देखकर सतर्क रहने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से अमेरिकन पब्लिक उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक से लेकर बियर तक हर एक चीज में ट्रांसपेरेंसी खोजने लगी थी। और देखते ही देखते ये बहुत बड़ा मार्केटिंग फैड बन गया। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने जेल को क्लियर जेल में बदल दिया, पैंटीन ने आगे चलकर क्लियर शैम्पूज बनाए, और यहाँ तक कि 1998 में एप्पल ने अपने iMac को ट्रांसलूसेंट बना दिया था। और उस टाइम पर कोका कोला और पेप्सी के बीच एक बहुत बड़ी धमाकेदार यानी कि घमासान कंपटीशन चला करती थी। एक तरफ यहाँ पर कोका कोला के पास 19.7% का मार्केट शेयर मौजूद था, तो वहीं दूसरी तरफ पेप्सी के पास 17.8% का मार्केट शेयर मौजूद था। उसी के साथ साथ यहाँ पर 1992 में यूएस इकोनॉमी रिसेशन से गुजर रही थी, ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। Displaced from their job as 40 to 55-year-old workers and being unable to find new. और ऐसे में यहाँ पर पेप्सी की टीम मात्र यह सोच रही थी कि इस हालत में आखिर पेप्सी को हराया कैसे जाए। उसी टाइम पर तभी के तभी पेप्सी के थिंक टैंक में एक आइडिया आता है। उन्होंने ये सोचा कि अगर उनको 1992 के मार्केट में अपनी जगह बनानी है तो उनको अमेरिका के क्लियर क्रेज पर कैपिटलाइज करना होगा, क्योंकि तभी तक जो भी कंपनी क्लियर फूड प्रोडक्ट को लॉन्च किया करती थी, जनता उन्हें हेल्दी मान लेती थी, जिनकी वजह से उनके सेल्स यहाँ पर बढ़ जाते थे। तो पेप्सी ने यहाँ पर यह सोचा कि कोका कोला को हराने के लिए ये उनकी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, यानी कि बहुत अच्छा सीक्रेट वेपन हो सकता है उनके लिए हराने के लिए। तो पेप्सी के थिंक टैंक ने यहाँ पर यह सोचा कि फटाफट क्रिस्टल पेप्सी को लॉन्च किया जाए और आगे चलकर पूरे अमेरिकन मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं जैसे तैसे करके। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पेप्सी जैसे कोई भी बड़ी कंपनी को अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो वो बहुत ही सावधानी से काम किया करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मार्केट रिसर्च होती है, उसके बाद प्रोडक्ट सैंपल लिए जाते हैं, उसके बाद टेस्टिंग होती है, उसके बाद क्वालिटी चेक हुआ करती है, उसके बाद होते हैं पैकेजिंग टेस्ट, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि सुपर बोल को टारगेट करते हैं और सुपर बोल की मार्केटिंग की वजह से वो प्रोडक्ट को अपने सक्सेसफुल बना पाएंगे। अब यहाँ पर जिनको नहीं पता सुपर बोल क्या है, वो यूएस का आईपीएल है। जानकारी के लिए खबर मैंने आपको दे दी। इस तरीके से आईपीएल एक क्रिकेट टूर्नामेंट है इंडिया के अंदर, उसी तरह के सुपर बॉल यूएस फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और जिस तरीके से आईपीएल का भारत में क्रेज है, उसी तरीके से सुपर बोल का वहाँ यूएस में बहुत ज्यादा क्रेज माना जाता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो यह है कि जिस तरीके से आईपीएल के एड स्लॉट्स लाखों करोड़ों में बिकते हैं, उसी तरीके से 1992 में
2019 सुपर बोल का एक 30 सेकंड का एड स्लॉट $850,000 का बिका था, यानी कि इतना महंगा, और इसकी इंडियन वैल्यू होगी लगभग 7 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पर 1992 में पेप्सी के मार्केटिंग हेड नोवाक ने एक नया सोडा लॉन्च करने का फैसला ले लिया, जिसका नाम रखा गया यहाँ पर क्रिस्टल पेप्सी। नोवाक ने पेप्सी के R&D हेड सुरेंद्र कुमार जी से कहा, सुरेंद्र जी, हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक ऐसा सोडा जो कि ट्रांसपेरेंट हो लेकिन कैफीन और प्रिजर्वेटिव के बिना हो। ऐसा एग्जैक्टली नोवाक ने कहा। उन्होंने ये भी कहा यहाँ पर कि इस प्रोडक्ट की इमेज जो है ना वो बहुत ही क्लियर और यूनिक होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्लीन होनी चाहिए एक तरीके से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये कही कि ये ड्रिंक बिल्कुल पेप्सी जैसी टेस्ट करनी चाहिए, ना कि किसी और तरीके से, यानी कि किसी और चीज की तरह। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। पेप्सी के मैनेजमेंट ने कुमार जी को पेप्सी की असली रेसिपी दी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर पेप्सी की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेटली रखी गई है और यह कुछ गिने चुने लोगों को ही मालूम है इसके बारे में कि इसकी रेसिपी एग्जैक्टली क्या है। फिर भी यहाँ पर कुमार जी ने शुगर और सॉल्ट का एक ऐसा मिश्रण बनाया जिसकी मदद से क्लियर सोडा बन पाया था। और इसके बाद पेप्सी ने जल्दी में कुछ फोकस लूप्स के साथ अपने प्रोडक्ट को टेस्ट किया और बहुत ही जल्दी क्लियर पेप्सी को मार्केट में लॉन्च कर दिया। और सुपर बोल के इस एडवर्टाइजमेंट यानी कि एड के बाद क्रिस्टल पेप्सी वहाँ के हजारों स्टोर्स में दिखने लगी। पहले ही साल में ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा हिट साबित हुआ और पहले ही साल में इस प्रोडक्ट ने लगभग 4,500 करोड़ की कमाई की। लेकिन उसके बाद जो होता है ना, उसने पूरे मार्केट को हमेशा के लिए हैरान छोड़ दिया। सारा का सारा मार्केट ये देख के हैरान हो गया कि उस पर्टिकुलर साल के बाद क्लियर पेप्सी इतना बड़ा नुकसान झेलता है कि पेप्सी ने यहाँ पर क्लियर पेप्सी को बंद करने का फैसला ले लिया। तो यहाँ पर सवाल यह आता है कि पेप्सी ने 4,000 करोड़ कमाने के बावजूद भी अपने इस प्रोडक्ट को आखिर बंद क्यों कर दिया। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए पेप्सी ने 3 बड़ी गलतियां की। और अगर आप भी यहाँ पर एक सक्सेसफुल बिजनेस अगर चलाना चाहते हो तो प्लीज इन गलतियों को अवॉइड करना। पहला था द प्रॉब्लम ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस। अब यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सोचिए, मैं आपको एक ऐसी ड्रिंक देता हूँ जो पैकेजिंग और ब्रांडिंग से एकदम प्रीमियम पैकेट ऑरेंज जूस लगती है आपको। लेबल पर ये लिखा गया है कि ये फ्रेश है और बिल्कुल नेचुरल सोर्सेज से बना हुआ है, और यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया होगा कि हेल्थ के लिए ये ड्रिंक एकदम परफेक्ट है, और पैकेजिंग भी ऐसी कि सबको ऐसा लगे कि ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट होगा। लेकिन फिर आपको आगे चलकर ये पता चलता है कि इसके 100 ml के पैक में लगभग 50 ग्राम शुगर है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक भी असली ऑरेंज का एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं है, यानी कि एक तिनका भी इसके अंदर मौजूद नहीं है, और इसके अंदर पूरा का पूरा फ्लेवर मात्र आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। अब आप यहाँ पर मुझे बताओ कि ये ड्रिंक आप लगातार 1 हफ्ते तक पियो, ये समझ के कि ये पूरी तरीके से एक डाइट ड्रिंक है, और आपको 1 हफ्ते बाद ये पता चले कि आप हर रोज 50 ग्राम शुगर कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको उस टाइम पर कैसा फील होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ पर बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर थी ना प्रोडक्ट को लेकर, वो एकदम अपोजिट हो गई, जो आपने सोचा था और वो कुछ और ही। और इसी को यहाँ पर कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ इनकॉन्ग्रुएंसी, यानी कि खाने के दांत और दिखाने के दांत कुछ और। यहाँ पर क्रिस्टल पेप्सी के फेल होने का ये सबसे मेजर कारण माना जाता है। क्रिस्टल पेप्सी एक क्लियर सोडा था जो अपनी अपीयरेंस की वजह से लोगों को लाइट और हेल्दी ड्रिंक लगा करता था। उसका ट्रांसपेरेंट लुक लोगों के दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट करता था कि ये एक रिफ्रेशिंग लो कैलोरी यानी कि हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि उस वक्त क्लियर प्रोडक्ट को हेल्थी माना जाता था। और उसके साथ साथ यहाँ पर पेप्सी यानी कि क्रिस्टल पेप्सी के एक कैन में लगभग 130 ग्राम की कैलोरी मौजूद थी, और ये एक हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से भरी हुई थी। तो यहाँ पर जो हेल्थ कॉन्शियस ऑडियंस थी, उन्होंने क्या किया कि इसको रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोडक्ट उनके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत मौजूद था। दूसरी तरफ वो यूँ था कि पेप्सी के जो एकदम लॉयल कस्टमर्स थे ना, जो कि साधारण सोडा पसंद किया करते थे, उन्हें ये ट्रांसपेरेंट लुक पेप्सी की इमेज के साथ थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर दोनों की तरफ के जो कस्टमर्स थे ना, वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए थे। ये थी प्रॉब्लम ऑफ इनकॉन्ग्रुएंसी, यानी कि ब्रांडिंग और प्रोडक्ट के बीच का डिस्पेक्शन, जो कि यहाँ पर क्रिस्टल पेप्सी के फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनता है आगे चलकर। दूसरी तरफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, उनको ये समझ नहीं आता था कि ये एक रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक है या फिर एक हेल्थ कॉन्शियस ड्रिंक। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ थी कोका कोला की सुसाइड स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे आपको पता है कोका कोला ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूव खेला। उन्होंने एक चीज लॉन्च की, यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था टैप क्लियर। अब यहाँ पर टैप क्लियर में एक क्रिस्टल क्लियर सोडा था जो कि कभी सक्सेसफुल होने के लिए बना ही नहीं था, बल्कि ये प्रोडक्ट महज कस्टमर्स को कंफ्यूज करने के लिए और क्रिस्टल पेप्सी के कस्टमर बेस को और गिराने के लिए बना था। यहाँ पर इस प्रोडक्ट को एक डाइट ड्रिंक के तौर पे मार्केट किया गया, लेकिन यहाँ पर इसका टेस्ट और पोजीशनिंग दोनों ही इतना कंफ्यूजिंग था कि इस प्रोडक्ट ने पूरे क्वालिटी पूरे क्लियर सोडा कैटेगरी के इमेज को खराब करके रख दिया। तो फिर यहाँ पर आगे चलकर कस्टमर्स ने क्लियर सोडा को फेक वेलनेस प्रोडक्ट के रूप में देखना शुरू कर दिया था, और देखते ही देखते यहाँ पर क्रिस्टल पेप्सी का मार्केट शेयर एकदम से गिरता चला गया आगे चलकर, और महज 6 महीने के अंदर कोका कोला ने टैप क्लियर को अपने प्रोडक्शन लाइन से हटा दिया, यानी कि उसको बनाना ही बंद कर दिया। लेकिन तब तक टैप क्लियर ने क्या किया था, कस्टमर्स को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था कि यहाँ पर क्रिस्टल पेप्सी का डाउनफॉल एकदम से बड़े तादाद में शुरू हो गया था। तो यही वो मेन रीजन थी जिसकी वजह से लोगों ने पहले तो क्रिस्टल पेप्सी को खरीदा और उसके तुरंत बाद उसको खरीदना बंद कर दिया था एक टाइम के बाद। यही वजह है यहाँ पर कि सुपर बोल में मार्केट होने के बावजूद भी, या फिर एक ग्लोबल ब्रांड का टैग होने के बावजूद, और यहाँ पर 4,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू के बाद भी
बस एक ही साल के अंदर क्रिस्टल पेप्सी फेल हो गया, एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। और अगर आप यहाँ पर पेप्सी के फेलियर को देखें तो हमें यहाँ पर 3 लेसन सीखने को मिल जाते हैं। लेसन नंबर 1, बिजनेस कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। और इस कहानी में यहाँ पर पेप्सी ने बिना उस प्रोडक्ट को अच्छे से टेस्ट किए, यानी कि उसको अच्छे से अपने पैरामीटर से गुजारे बिना सीधा जाकर मुंह उठाकर नेशनल लेवल पर लॉन्च कर दिया। बहुत वाहियात डिसीजन था ये। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब तक आपका प्रोडक्ट पूरी तरीके से तैयार ना हो या फिर जब तक आप उस प्रोडक्ट के उस मार्केट को डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि नहीं कर लेते, तब तक आपने मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कभी भी। नंबर 2, एक सच्चा प्रोडक्ट वही होता है जो कस्टमर के रियल प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करे। क्रिस्टल पेप्सी के केस में क्लियर सोडा एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, लेकिन ये कस्टमर की असली जरूरत को एड्रेस बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक ट्रेंड के लिए बनाते हो तो जैसे ही वो ट्रेंड खत्म होगा ना, आपको प्रोडक्ट भी वैसे ही उतनी ही जल्दी से, यानी कि उतने ही टाइम में खत्म हो जाएगा, तुरंत ही। तो हमेशा याद रखना, बिजनेस का असली काम होता है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना जिसकी तकलीफ सबको हो रही है, ना कि महज दिखावा करना अपने काम का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपका कोई भी कस्टमर आपकी कंपनी से कंफ्यूज है तो उससे आपकी कंपनी को ही नुकसान होने वाला है, ना कि उसको। इस केस में हमने ये देखा कि क्रिस्टल पेप्सी सबसे बड़ा फेलियर ये था कि लोग यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये एक सॉफ्ट ड्रिंक है या फिर हेल्थ ड्रिंक। इसको लोग समझने में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। आप ही सोच के देखो ना मेरे भाई, कोई भी कस्टमर आखिर किसी भी प्रोडक्ट को लेकर अगर कंफ्यूज होगा तो वो आखिर उस प्रोडक्ट को क्यों ही खरीदेगा। अगर मेरी ही बात ले लो तो मैं नहीं खरीदने वाला ना। तो हमेशा यहाँ पर ब्रांड की पोजीशनिंग में क्लैरिटी का होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपका प्रोडक्ट आखिर किस ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, यानी कि किस ऑडियंस के लिए वो मौजूद है, यानी कि बना हुआ है। क्यों आपका प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से, यानी कि बाकी सारे के सारे प्रोडक्ट से जिसको वो कंपटीशन दे रहा है, उसे क्यों अलग है। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए और आपके कस्टमर्स के लिए क्लियर होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो ये थी दोस्तों पेप्सी और कोका कोला की पूरी कहानी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी मेरी जुबानी।